नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे जयपुर का कच्छावा वंश। जयपुर के कच्छावा वंश में आज से पहले हमने 2 वीडियो बना लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से पूरा जो प्लेलिस्ट है राजस्थान के इतिहास की मैं वो अवेलेबल करवा दूँगा। तो देखिए, हमने सवाई जयसिंह तक पढ़ लिया था, सवाई जयसिंह तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह के बाद इनके 2 पुत्र जो मेनली शासक होते हैं, 2 पुत्र हैं। एक तो है ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह, और दूसरे होते हैं माधो सिंह, माधो सिंह, ठीक है। प्रथम आगे बात समझ में। सवाई जयसिंह के बाद 2 पुत्र होते हैं उनके, मेनली ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ईश्वरी सिंह बड़ा पुत्र होता है। कौन होता है? बड़ा पुत्र, ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने देबारी समझौता पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि जो चंद्रकुवरी है, चंद्रकुवरी जो अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी, चंद्रकुवरी मेवाड़ के शासक थे, तो उनसे देबारी समझौते के तहत इनकी शादी हो जाती है जयसिंह की। और इन्होंने जो शर्त रखी थी, जो अमर सिंह जी के द्वारा जो शर्त रखी गई थी कि अमर कुंवरी और चंद्रकुवरी और जो जयसिंह से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही जयपुर का शासक बनेगा। तो जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो माधो सिंह हुआ, लेकिन बड़ा पुत्र कौन था? ईश्वरी सिंह। तो आपस में लेकर इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होने लग जाता है। अगर आपने देबारी समझौता नहीं देखा है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देखिए, वहाँ पे आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही माधो सिंह अब क्या करता है, देबारी समझौते के तहत क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन राजा कौन बन जाता है? ईश्वरी सिंह, जो बड़ा पुत्र होता है वो राजा बन जाता है, ठीक है। अरे बात समझ में। आगे देखो, अब दोनों के बीच में लेकर क्या होगा? उत्तराधिकारी युद्ध होगा। उत्तराधिकार को लेकर क्या होगा? युद्ध होगा, ठीक है। अब ये युद्ध होता है किस किस के बीच में होता है? देखिए, सबसे पहले होता है राजमहल का युद्ध। कौन सा होगा? राजमहल युद्ध का युद्ध, ठीक है। राजमहल युद्ध होता है। अब देखो, इस युद्ध में कौन कौन लड़ता है? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, माधो सिंह, ठीक है। दोनों क्या करते हैं? इसमें लड़ाई होती है दोनों के बीच में। अब इसमें जो ईश्वरी सिंह है इसका साथ दिया था मल्हार राव होलकर ने, मल्हार राव होलकर ने, ठीक है। और इधर इसका साथ दिया था माधो सिंह का राणोजी सिंधिया ने, खांडे राव ने, दुर्जन साल कहाँ के शासक थे? कोटा के, ठीक है। इसके अलावा जगत सिंह सेकंड कहाँ के थे? मेवाड़ के। इन लोगों ने माधो सिंह का साथ दिया। लेकिन जो विजय होती है वो किसकी होती है? विजय ईश्वरी सिंह जी की विजय हो जाती है, ठीक है। विजय किसकी होती है? ईश्वरी सिंह की विजय हो जाती है। अब देखो, इस विजय के पश्चात क्या होते हैं? इस विजय के पश्चात ये क्या बनवाते हैं? सरगासुली का निर्माण करवाते हैं। सरगासुली का क्या करवाते हैं? ये निर्माण करवाते हैं। सरगासुली का निर्माण करवा दिया है इनके द्वारा, ठीक है। जो 7 मंजिला है, ठीक है, जिसे ईश्वरी लाट के नाम से भी जाना जाता है। ईश्वर लाट के नाम से भी जाना जाता है, ईश्वर लाट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए, एक समझौता होता है निवाई समझौता। निवाई समझौता क्या था? देखिए, निवाई समझौता था कि जो माधो सिंह है, जो ईश्वरी सिंह है, माधो सिंह को क्या देगा? माधो सिंह को टोंक, टोडा, मालपुरा और निवाई का एरिया देगा, ठीक है। तथा जो मराठे हैं, मराठों को युद्ध हरजाना देगा, ठीक है, हरजाना देगा। लेकिन क्या होता है कि जो ईश्वरी सिंह है शर्तों को क्या कर देते? नकार देते, मना कर देते। कौन कर देते? ईश्वरी सिंह क्या कर देते? मना कर देते हैं। इस संधि की शर्तों को नहीं मानते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? देखिए, अब इसके बाद होता है बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? बगरू का युद्ध, ठीक। इसके बाद होता है बगरू का युद्ध।
जो होता है 1748 में। किसके बीच होगा वापस? ईश्वरी सिंह के अलावा और कौन होता है? माधो सिंह। ठीक है, माधो सिंह के बीच ये युद्ध होता है। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या होता है, जो माधो सिंह है उसकी सहायता के लिए होते हैं मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर किसकी सहायता करते हैं? माधो सिंह की सहायता करते हैं, जो इससे पहले वाले युद्ध में जो किसकी सहायता कर रहे थे? ईश्वरी सिंह की। मतलब मराठे जो ज़्यादा पैसे देगा उसी की तरफ हो जाएंगे, ये नीति अपना ली थी इन्होंने। ठीक है, तो ये राजस्थान का मामला चल रहा था। इसमें क्या होता है कि विजय किसकी हो जाती है? इसके बाद विजय हो जाती है। ठीक है, जीत जाते हैं। आगे बात समझ में, कौन जीत जाता है? माधो सिंह जीत जाता है। अब इस युद्ध के बाद क्या होता है कि संधि होती है, और संधि में क्या होता है कि टोंक, टोडा, मालपुरा सहित 5 जो परगने हैं वो किसको देगा? माधो सिंह को। ठीक है, माधो सिंह को देंगे। ईश्वरी सिंह क्या बना रहेगा? राजा बना रहेगा। ईश्वरी सिंह राजा बना रहेगा। ठीक है, बना रहेगा। इसके अलावा युद्ध हर्जाना, युद्ध का हर्जाना किसको देना पड़ेगा? मराठों को, मराठों को देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि युद्ध होने के बाद अब जो हर्जाने की राशि है, हर्जाने की जो राशि है, हर्जाने की राशि जो है वो नहीं दे पाते। कौन? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह हर्जाने की राशि नहीं दे पाते हैं। और अब ये क्या कर लेंगे, जो देखो अलग अलग विद्वान हैं तो अलग अलग बताते हैं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि इसे ये पारा पीकर मर गए थे। पारा जो होता है वो पीकर मर गए, पीकर मर गए। और कुछ बोलते हैं कि ईश्वर लाड से, ईश्वर जो लाड बनाई थी इनके द्वारा, या सरगासूली थी, सरगासूली से कूद कर इन्होंने क्या दे दी? जान दे दी। ठीक है, तो दोनों याद रखना। आप आत्महत्या कर ली थी इनके द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मराठाओं के द्वारा जो युद्ध का हर्जाना तय किया गया था उसको ये दे नहीं पाए थे। अब इसके बाद देखिए माधो सिंह क्या बनते हैं? फर्स्ट राजा बनते हैं। माधो सिंह जो है प्रथम है वो क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड 1750 से 68। अब देखो जो माधो सिंह है, माधो सिंह ने क्या किया? धनराशि दी, 10 लाख रुपए तो किसको दिया? मराठों को। और रामपुरा, रामपुरा वो 4 अन्य परगने, परगने किसको दे दिए? मराठों को दे दिए, मराठों को। ठीक है, मराठों को दे दिए ये चीजें। अब आगे क्या होता है देखिए। अब इसके बाद क्या होता है कि जो जेपा संधि, जो जेपा सिंधिया है, जेपा जो सिंधिया है, इन शर्तों से भी क्या नहीं होता? कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ नहीं होता इन शर्तों से। अब वो क्या करता है कि जो जयपुर है, जयपुर की जो संपूर्ण आई है, जो कुल आई है, उसका 1/3 भाग क्या मांगता है? कर के रूप में मांगता है, कर के रूप में। ठीक है, अब क्या होता है? कर के रूप में मांगता है। अब जो अभी माधो सिंह जी थे ये कर के रूप में नहीं दे पाते हैं, तो जो मराठे हैं वो क्या करने लग जाते हैं? शहर में लूट मार करने लग जाते हैं, जयपुर शहर में लूट मार करने लग जाते हैं। अब इससे, इस लूट मार से परेशान होकर जो जयपुर की जो जनता थी, उन्होंने जो मराठे थे उनका कत्लेआम कर दिया। मराठों का क्या कर दिया? कत्लेआम कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि कत्लेआम के बाद कक्कूड़ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? कक्कूड़ का युद्ध। ठीक है, कक्कूड़ का युद्ध होता है 1759 में। अब इसमें क्या होता है कि माधो सिंह और किसके बीच होता है? इसके साथ मुगल भी थे। ठीक है, माधो सिंह के विश मराठा, मराठाओं के वर्सेज मराठाओं के बीच होता है। ठीक है, मराठा। विजय कौन होता है? विजय माधो सिंह हो जाता है। ठीक है, विजय क्या हो जाता है? माधो सिंह होता है। ठीक है, यहाँ तक ये मराठों का याद रखना। अब क्या होता है? एक और ट्विस्ट आता है। जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह कौन थे? अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। और जो सफदरजंग है, सफदरजंग जो थे अवध के नवाब, जो था अवध का नवाब,
अवध का नवाब था ये सफदरजंग। ठीक, इन दोनों के बीच जो माधो सिंह है, माधो सिंह ने क्या करवा दी, माधो सिंह ने संधि करवाई, संधि करवा दी। कुछ मामला हो गया था, उसको लेकर क्या कर दी, इनके बीच में संधि करवा दी। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो मुगल बादशाह है इसको क्या कर दे देते हैं, माधो सिंह को रणथंभौर का दुर्ग दे देते हैं, रणथंभौर का दुर्ग दे देते हैं। ठीक है, अब देखो रणथंभौर का दुर्ग देने के पश्चात क्या होता है कि जो कोटा का जो शासक था दुर्जनसाल, कोटा के जो शासक थे शत्रुसाल, जो कोटा के शासक थे शत्रुसाल क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। शत्रुसाल क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे कि जो नाराज हो जाते हैं और इनके बीच होता है बंटवारा का युद्ध। बंटवारा का युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। किन किसके बीच हुआ था, माधो सिंह और किसके बीच हुआ था, कोटा के जो शासक थे शत्रुसाल। ठीक है, इनका साथ दिया था जालिम सिंह ने और मराठों ने। ठीक है, विजय हो जाते हैं शत्रुसाल, विजय। ठीक है ना, ये बंटवारा का युद्ध भी आप थोड़ा याद रख लेना। इसके बाद क्या होता है कि जो माधो सिंह ने जो मेन इंपॉर्टेंट इनकी जो उपलब्धियां हैं वो देख लेते हैं एक बार। माधो सिंह ने सवाई माधोपुर नाम का एक सवाई माधोपुर नाम से क्या बसाया, नगर बनाया, बसाया माधोपुर क्या बनाया, बसाया, नगर बसाया। इसके अलावा मोती डूंगरी व गढ़ डूंगरी महल बनवाए तथा शीतला माता का मंदिर बनाया, शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये आप याद रखना, शीतला माता मंदिर का भी निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, आगे यहाँ तक आपको बात समझ में। अब इसके बाद देखिए, इनके बाद देखिए, अब हम देखेंगे इसके बाद पृथ्वी सिंह शासक बनते हैं, पृथ्वी सिंह। ठीक है, इनके बाद सवाई प्रताप सिंह शासक बनते हैं, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, कौन शासक बनते हैं, सवाई प्रताप सिंह शासक बनते हैं, सवाई प्रताप सिंह शासक बनते हैं। अब देखो सवाई प्रताप सिंह के समय क्या होता है, तुंगा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध आपको याद रखना है। कब हुआ था, जुलाई 1787 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था देखना एक बार, प्रताप सिंह और कहाँ के शासक थे, प्रताप सिंह कहाँ के शासक थे, जयपुर के शासक थे। और इसके विरुद्ध जो महादजी सिंधिया है, महादजी सिंधिया मराठाओं के बीच हुआ था। प्रताप सिंह जयपुर और सिंधिया के बीच, महादजी सिंधिया, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो विजय होती है वो किसकी होती है, प्रताप सिंह की विजय होती है। इसके बाद पाटन का युद्ध होता है। फिर कौन सा युद्ध होता है, पाटन का युद्ध होता है, पाटन का युद्ध। ठीक है, इसमें प्रताप सिंह और मराठों की ओर से जो सेनापति थे वो थे डिबोइन और लखवा दादा। ये दोनों क्या थे, सेनापति थे। और विजय किनकी होती है, मराठों की विजय हो जाती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। पाटन का युद्ध प्रताप सिंह और किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था पाटन का युद्ध, प्रताप सिंह और मराठाओं के बीच हुआ था, जुलाई 1790 में। कब हुआ था, जुलाई 1790 में। ठीक है, आगे बात समझ। इसके बाद क्या होता है कि एक मालपुरा टोंक का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, मालपुरा टोंक का युद्ध होता है, मालपुरा टोंक। ठीक है, युद्ध होता है, ये होता है अप्रैल 1800 में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन वापस हुई, प्रताप सिंह और मराठा की तरफ से महादजी सिंधिया। ठीक है, इसमें किसकी विजय होती है, प्रताप सिंह की विजय होती है। ठीक है, अब इसमें एक बार प्रताप सिंह के बारे में हम थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ याद रख लेते हैं
देखिए जो प्रताप सिंह थे वो ब्रज निधि के नाम से क्या लिखते थे, निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। ब्रज निधि के नाम से क्या लिखते थे, कविताएं लिखते थे। आगे बात समझ लो, ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। जो चांद खां हैं, जो चांद खां महाराज है, इनके संगीत गुरु थे। चांद खां महाराज इनके क्या थे, संगीत गुरु थे। तो चांद खां महाराज क्या थे, संगीत गुरु। ठीक है, खां महाराज कौन थे, संगीत गुरु थे, संगीत गुरु। ठीक है, इनके दरबार इन्हें बुद्ध प्रकाश की उपाधि भी दी थी। बुद्ध प्रकाश की उपाधि, प्रकाश की क्या थी, उपाधि। ठीक है, अब इनके अलावा इनके दरबार में 22 गुणी जन रहते थे। 22 गुणी जन रहते थे। कौन रहते थे, 22 गुणी जन रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से जाना जाता है। गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से भी जाना जाता है, बाईसी। ठीक है, आगे बात समझ में, इन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए जो राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। ठीक है, राधा गोविंद संगीत सार की रचना हुई इनके टाइम पे, किसमें, संगीत सम्मेलन में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, ब्रजपाल भट्ट की अध्यक्षता में। ये जो सम्मेलन है ब्रजपाल भट्ट की अध्यक्षता में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। ब्रजपाल भट्ट जो थे उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, अब देखो इनके समय में ही जो बंशीधर भट्ट द्वारा जो तमाशा लोकनाट्य है, तमाशा लोकनाट्य वो भी क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इनके समय में ही गुमानी राम ने क्या किया, जो आयन ए अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में क्या किया, ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, यहाँ तक आपको आगे बात समझ में। अब इनके द्वारा हवा महल जो है, जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण करवाया था। हवा महल एक बार देख लेते हैं, हवा महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। हवा महल कहाँ पे स्थित है, जयपुर में। ठीक है, कब बनवाया था, 1799 में बनवाया था। ठीक है, कितना मंजिला है, 5 मंजिला है। ठीक है, और किसको समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, ठीक है, समर्पित है। इसके अलावा कितनी खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, 953 खिड़कियां हैं। इसके अलावा इसके जो वास्तुकार थे उस्ताद लालचंद इसके क्या थे, वास्तुकार थे। और इसके अलावा इनके द्वारा जो जल महल है उनका भी निर्माण पूर्ण करवाया था। जल महल का निर्माण पूर्ण करवाया, जल महल का निर्माण पूर्ण करवाया। ठीक है, जल महल का निर्माण क्या करवाया, पूर्ण करवाया था। तो ये आज के हमारे शासक थे। आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा था वो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सवाई जय सिंह है उसके 2 पुत्र होते हैं, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। जो माधो सिंह थे वो चंद्रकुवरी से पैदा होते हैं और जो ईश्वरी सिंह है ये इनके बड़े पुत्र होते हैं। देवारी समझौता हुआ था जो किस के बीच हुआ था, अमर सिंह सेकंड जो मेवाड़ के शासक थे, जोधपुर के अजीत सिंह और जो जयपुर के जो जय सिंह थे, सवाई जय सिंह, उनके बीच में ये समझौता हुआ था। जब जय सिंह का जो सवाई जय सिंह है उनकी जो जयपुर जो आमेर है उनकी वहाँ से हटा दिया जाता है, शासन से हटा दिया जाता है। तो जो अमर सिंह है वो उनको राजगद्दी दिलाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। लेकिन जो चंद्रकुवरी है उसका विवाह किसके साथ करवा दिया जाता है, जयपुर के शासक जो जय सिंह हैं उनके साथ करवा दिया जाता है। बशर्त एक शर्त रखी जाती है कि जो जय सिंह और जो चंद्रकुवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या बनेगा, जयपुर का या आमेर, उस टाइम पे जयपुर नहीं था,
आमेर का क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो इसके साथ ये क्या मान जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह शासक बनता है तो माधो सिंह देबारी समझौते की शर्त के तहत राजा बनना चाहता है और इनमें को लेकर क्या होने लग जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध होने लग जाता है। जो उत्तराधिकार का युद्ध है उसमें राजमहल का युद्ध सबसे पहले होता है। इसमें ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में संघर्ष होता है। ईश्वरी सिंह का जो साथ है वो मल्हार राव होलकर के द्वारा दिया जाता है, जबकि जो माधो सिंह है उसकी सहायता राणोजी सिंधिया, खांडे राव, दुर्जन साल, जगत सिंह सेकंड मेवाड़ का शासक के द्वारा की जाती है। इसके बाद देखिए इस युद्ध में जो विजय होती है वो ईश्वरी सिंह की विजय होती है और उनके द्वारा सरगासूली, जिसे ईश्वर लाट के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण करवाया जाता है। ये 7 मंजिला है। इसके बाद क्या होता है, निवाई समझौता होता है और इस समझौते के तहत क्या होता है कि जो टोंक, टोडा, रायसिंह, मालपुरा और जो निवाई है उसका जो ये वाले जो परगने हैं वो माधो सिंह को दे दिया जाए तथा जो मराठे हैं उनको युद्ध का हर्जाना दे दिया जाए। लेकिन जो ईश्वरी सिंह है वो इस जो संधि है इससे क्या हो जाता है, मना कर देता है। इसके बाद क्या होता है, बागरू का युद्ध होता है, जो कब होता है, 1748 में होता है। बागरू का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच होता है। माधो सिंह का साथ इसमें मल्हार राव होलकर के द्वारा दिया जाता है। जो इससे पहले वाले जो युद्ध हुआ था उसमें ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। इसमें विजय होती है माधो सिंह की। लेकिन इसमें राजा किसको बना दिया जाता है, वापस ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया जाता है। शर्त क्या रहती है, टोडा, टोंक, मालपुरा सहित 5 परगने माधो सिंह को दे दिए जाए तथा हर जाने की जो राशि है, युद्ध हर जाने की राशि मराठों को दे दी जाए। अब इसमें क्या होता है कि जो राशि है हर जाने की राशि वो ईश्वरी सिंह चुका नहीं पाता है और सरगासूली, बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि सरगासूली या ईश्वरी लाट से कूद कर जान दे दी। बहुत सारे बोलते हैं कि पारा पीकर इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद कौन शासक बनते हैं, माधो सिंह शासक बनते हैं। माधो सिंह 10 लाख और रामपुरा वो 4 परगने मराठों को देता है और क्या बनता है, राजा बनता है। लेकिन जो जेप्पा सिंधिया है वो इनसे कुछ नहीं होता। वो जो माधो सिंह है उससे मांग करता है कि जयपुर का 1/3 तिहाई, मतलब 1/3 जो भाग है वो कर के रूप में मराठों को दे। लेकिन जो मराठे हैं, जो माधो सिंह है ये राशि नहीं दे पाता। इसके फलस्वरूप जो मराठे हैं वो जयपुर में लूटपाट करने लग जाते हैं। लूटपाट से जो वहाँ की जो कॉमन मैन है या जो जनता है वो परेशान हो जाती है बिल्कुल, और मराठे जो हैं उनका कत्लेआम कर देती है। मराठों के कत्लेआम के बाद होता है काकोड़ का युद्ध। काकोड़ का युद्ध माधो सिंह और जो मराठा है उनके बीच होता है। इस युद्ध में माधो सिंह विजय होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो मुगल बादशाह जो अहमद शाह है और जो सफदरजंग है अवध का नवाब, उनके बीच में माधो सिंह एक संधि करवा देते हैं। संधि के बाद क्या होता है कि जो रणथंभौर का जो दुर्ग है वो माधो सिंह को दे देते हैं और मुगल बादशाह। अब इससे नाराज हो जाते हैं कोटा के शत्रुसाल जी। अब बंटवाड़ा का युद्ध होता है। कोटा के शासक शत्रुसाल, जिसकी सहायता मराठे और जो जालिम सिंह है उनके द्वारा की जाती है। इस युद्ध में माधो सिंह की हार होती है और जो शत्रुसाल है वो विजय हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सवाई माधोपुर नगर है उसकी स्थापना की जाती है माधो सिंह के द्वारा। मोती डूंगरी और जो गढ़ डूंगरी है वहाँ के महल बनवाए जाते हैं। इसके साथ ही शीतला माता का मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया जाता है। इनके बाद पृथ्वी सिंह जी शासक बनते हैं और उसके बाद प्रताप सिंह शासक बनते हैं। प्रताप सिंह के समय तुंगा का युद्ध होता है जो जुलाई 1787 में होता है। प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच होता है। इस युद्ध में जो प्रताप सिंह है वो विजय हो जाते हैं। इसके बाद पाटन का युद्ध होता है जुलाई 1790 में प्रताप सिंह और मराठों के बीच। इसमें जो डी बोइन और जो लखवा दादा है वो मराठा सेना का नेतृत्व करते हैं और इस युद्ध में विजय हो जाते हैं। इसके पश्चात मालपुरा टोंक का युद्ध होता है अप्रैल 1800 ईस्वी में प्रताप सिंह और मराठों के बीच। इस युद्ध में प्रताप सिंह वापस से विजय होता है। इसके बाद कुछ उपलब्धियां प्रताप सिंह के बारे में हम देख लेते हैं। ब्रजनिधि नाम से ये कविताएं लिखा करते थे। चांद खां महाराज जो थे इनके संगीत गुरु थे, जिन्हें बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। 22 गुणी जन इनके दरबार में रहते थे, जिन्हें प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी के नाम से भी जाना जाता है।
राधा गोविंद संगीत सार की इनके टाइम पे क्या हुई, रचना हुई जो संगीत सम्मेलन में हुई थी, और इस संगीत सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो ब्रजपाल भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, बंशीधर भट्ट ने इनके समय में ही तमाशा जो लोकनाट्य हैं उसका प्रारंभ किया गया। गुमानी राम ने आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किया। हवा महल इनके द्वारा बनाया गया था, और कब बनाया गया था, 1799 ईस्वी में बनाया गया था। ये 5 मंजिला बना हुआ है जिसमें 953 खिड़कियां हैं, और ये श्री भगवान कृष्ण को समर्पित है। उस्ताद लालचंद जो थे इनके क्या थे, उस्ताद लालचंद ने इसका जो डिजाइन वगैरह है वो बनवाया था। जल महल का निर्माण इनके द्वारा पूर्ण करवाया गया था। ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो है। आई थिंक आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।